फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 1 लेके आई हूँ और ये पार्ट 1 जो है क्लास 11th की सोशोलॉजी की बुक, समाजशास्त्र की बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3 है। तो ये उसी का पार्ट 1 है। तो 2 पार्ट में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ईजी नोट्स हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा दोनों पार्ट देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। सबसे पहले दे रखा है सामाजिक संस्थाओं के बारे में। होता क्या है? सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका की जटिल ताने बाने के रूप में देखा जाता है। इट मीन्स के जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको जैसे सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखा जाता है। किसको? सामाजिक संस्थाओं की बात चल रही है। सेकंड पॉइंट में आ गया महत्वपूर्ण संस्थाएं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो था, ये डेफिनेशन तो दे रखी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं हैं। कौन सी हैं? एक है औपचारिक और एक है अनौपचारिक। तो औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह की होती हैं, 2 प्रकार होते हैं। और अनौपचारिक में ये 3 आते हैं: परिवार, विवाह, नातेदारी। ये 3 आ गए अनौपचारिक में, मतलब कि अनऑफिशियल में। और जो औपचारिक होती हैं, ऑफिशियल होती हैं महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं। औपचारिक में जो ऑफिशियल हैं उसमें आ गए 2, कानून और शिक्षा। तो इन दोनों में ये 2 आ गए, कानून और शिक्षा। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है इनके। संस्था उसे कहते हैं, संस्था। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि संस्था क्या होता है, संस्था किसे कहते हैं। तो पढ़ते हैं, संस्था उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है और उसके नियमित तथा निरंतर कार्यचालन को इन नियमों का जाने बिना समझा नहीं जा सकता। संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती हैं, साथ ही ये व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखो, इसमें बता रहे हैं कि संस्था होता क्या है। संस्था वो जैसे कि कोई संस्था है, जैसे रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसी को ही संस्था कहा जा रहा है। और कानून होते हैं, कम से कम कानून या प्रथा द्वारा नियम के अनुसार काम करती है ये संस्था। और जैसे हो गया उसके नियमित या निरंतर कार्यचलन को इन नियमों काम जाने बिना समझा नहीं जा सकता। नियम ज़रूरी होते हैं इसमें। संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती हैं, प्रतिबंध मतलब पाबंदी लगाती हैं, साथ ही ये व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती हैं। अब नीचे वाले पॉइंट में दे रखा है सामाजिक संस्थाएं सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती हैं। मतलब कि जो सामाजिक संस्थाएं हो गई, समाज में जो संस्थाएं होती हैं वो सामाजिक संस्थाएं कहलाएंगी। तो वो जो हैं सामाजिक संस्था सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती हैं। अब ये नीचे वाले पॉइंट में आ गया, मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। ऐसे परिवार में घर का एक सदस्य से बाहर कार्य करता है और दूसरा सदस्य घर व बच्चों की देखभाल करता है। मतलब कि यही आ गया, आप परिवार की बात आ रही है कि परिवार, तो मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकता पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जा सकता है। मतलब जैसे परिवार होता है, कोई फैमिली होती है, उसमें फैमिली किसे कहते हैं? परिवार कहा किसे जाता है? मतलब पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, उसी से परिवार बनता है, वही परिवार कहलाता है। एक पति पत्नी हो गए और उनके बच्चे हैं, उसको ही हम फैमिली कहते हैं। तो एक उसमें सदस्य होता है जो कि बाहर का काम करता है और दूसरा जैसे होती हैं, जैसे लेडीज़ होती हैं, विमेन, वो सब घर की देखभाल करती हैं। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर। अब नीचे दे रखे हैं परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। परिवार के विभिन्न स्वरूप, विभिन्न समाज में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। विभिन्न समाज में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। मतलब कि 3 प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर। परिवार के टाइप्स कह सकते हैं इसको। किसके? आवास और स्थान के साधन पर, अधिकार और प्रभाव के आधार पर
स्थान के आधार पर, अधिकार और प्रभाव के आधार पर और वंश के आधार पर। और इन तीनों में भी दो टाइप, जैसे ये हैं प्रकृति स्थानिक, मातृ स्थानिक। मतलब कि हम इस परिवार के विभिन्न जो हैं टाइप्स में हम इन 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, स्थान के आधार पर, प्रभाव के आधार पर और वंश के आधार पर। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो फ्रेंड्स चलिए, ये हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। अब हमने इससे पहले वाले पेज में 3 उसके परिवार के 3 आधार देखे, वंश के आधार पर लास्ट था। अब इसके बाद ये 2 और हैं। पहले तो है जन्म और परिवार, और जन्म का परिवार और प्रजनन का परिवार, और इसके नीचे हो गया एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अब ये सब अभी तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, अब आगे इसको डिटेल में भी जानेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया महिलाएं प्रधान घर या फिर परिवार भी कह सकते हैं। तो महिला प्रधान घर या फिर महिला प्रधान परिवार, तो इसका मतलब हो गया है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब पुरुष शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है और खेती के कार्यों का प्रबंध करना पड़ता है। कई बार वे अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली बन जाती हैं। ऐसे परिवार का महिला प्रधान कहा जाता है। उदाहरण दे रखा है उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोलम जनजाति समुदाय। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, महिला प्रधान घर का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, और उसमें कोई पुरुष रहता है और महिला रहती है, मतलब कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बच्चे रहते हैं और पूरा परिवार है। तो उसमें पुरुष जो है कहीं चला जाए और छोड़ के चला जाए, या किसी काम से या किसी भी वजह से वो चला जाए, और महिला घर में रह जाए, तो उसी को भरण पोषण करना पड़ेगा, और इसलिए वही सारा काम करती है, और उसी को हल चलाने का काम भी करना पड़ता है, और खेती के कार्यों का भी प्रबंध करना पड़ता है। कई बार वो अकेली अपने घर की भरण पोषण वाली बन जाती है, तो इसी को महिला प्रधान घर कहा जाता है। अब नीचे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, परिवार लिंगवादी होता है। परिवार लिंगवादी होता है, देखिए इसको भी समझते हैं। आज भी यही विश्वास है कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा और लड़की विवाह करके दूसरे घर चली जाएगी। इसी तरह लड़कियों की अपेक्षा की जाती है। कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां हैं। सीमित राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, महिला परिवार लिंगवादी का मतलब ये है कि ज़्यादातर आज भी लड़कों को ज़्यादा समझा जाता है कि लड़के ज़्यादा, लड़कियों को यही माना जाता है कि लड़की विवाह करके दूसरे घर चली जाएगी, तो उसकी अपेक्षा में लड़कियों की अपेक्षा की जाती है और लड़कों को बढ़ावा मिलता है। और जो कि हत्या होती है, कन्या भ्रूण हत्या, इसको बढ़ावा मिल रहा है। और 2001 की जनगणना के अनुसार तो प्रति 1000 लड़के पर 927 लड़कियां हैं, मतलब कि इतने हज़ारों लड़कों पर 927 लड़कियां होती हैं। तो यही है, और इन सब राज्यों में हालात बहुत ख़राब है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब हम आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब नीचे वाला हमारा पॉइंट इसमें दे रखा है, परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़ते हुए व्यक्तियों का एक समूह है। तो परिवार की डेफिनेशन दे रखी है कि परिवार जो है प्रत्यक्ष नातेदारी संबंध से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वो सूत्र हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या विवाह परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों को जोड़ते हैं। तो इसमें यही हो गया, फैमिली कैसे बनती है, तो शादी होती है, फिर उसके बाद जैसे फैमिली कैसे बन गई, कैसे आप हैं, आपके बच्चे के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे, ऐसी रिप्रोडक्शन के थ्रू और
मतलब जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी। तो इसी को ही कहते हैं, इसी को ही परिवार कहा जाता है, परिवार बन जाता है एक, इसी तरह से बनता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। लास्ट में देखते हैं, लास्ट ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समरक्त नातेदार या फिर रक्त मूलक नातेदार, और विवाह के माध्यम से बने नातेदारों को वैवाहिक नातेदार, विवाह मूलक नातेदार कहते हैं। तो जो भी नातेदार, ये मतलब ये हो गया जो भी रिश्तेदार होते हैं, रिलेशन में होते हैं। वैवाहिक जो जैसे विवाह के बाद जो जिनसे रिलेशन में संबंध हुए, वही सब ये नातेदार कहला रहे हैं। इसमें विवाह की संख्या, विवाह के दो वयस्क रूखी स्त्री और पुरुष व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्थिति और अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जाता है। विवाह के कितने विभिन्न स्वरूप हैं, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह ये होगी और बहुविवाह तो एक विवाह में क्या होता है, ये विवाह एक व्यक्तियों को एक समय में ही एक ही साथ ही रखने की अनुमति देता है, एक समय में एक ही साथ ही। और इसमें ये विवाह एक व्यक्ति को एक समय में अधिक साथी रखने की अनुमति देता है। जैसे कि बहुविवाह में बहुपत्नियां, मतलब पत्नी विवाह मतलब एक की अनेक पत्नियां होती हैं, एक पुरुष होता है और इसकी काफ़ी सारी पत्नियां होती हैं। यहाँ पर बहुपति विवाह एक पत्नी के अनेक पिता, मतलब एक महिला और उसके बहुत सारे पति हैं। तो इसी को ही बहुविवाह कहते हैं। और एक विवाह कहते हैं जो सिंगल रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर विवाह के दो और दे रखे हैं, अंत विवाह और बहिर्विवाह। अंत विवाह और बहिर्विवाह, इनकी डेफिनेशन दे रखी है, पढ़ते हैं। इसमें अंत विवाह में होता है, इस विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है। उदाहरण है जाति, जैसे कि तो विवाह में ये हो गया जिस कास्ट का कोई बंदा है वो उसी कास्ट में अपनी रिलेशन को जोड़ रहा है, आगे बढ़ा रहा है, मतलब उसी कास्ट में वो शादी करता है, तो उसको हम अंत विवाह कहते हैं। और बहिर्विवाह कहते हैं विवाह, इस विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है। उदाहरण जैसे ग्रोथ, जाति और नस्ल, मतलब वो किसी भी अपने आप को नहीं देखता, वो किसी से भी कर लेता है अपने से बाहर, जैसे अदर कास्ट में कर लेते हैं, उसी को ही ये बहिर्विवाह कहते हैं। अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब हम अंत विवाह और बहिर्विवाह के विवाह का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। अब आगे की जो भी चीज़ें बची हैं चैप्टर से रिलेटेड, वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी पार्ट 2 भी आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।